हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए काम आएगा और ये टॉपिक है ओम्स लॉ। ये 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को सबसे पहले जिसने डिस्कवर करा था उस साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ये 1827 के अंदर आया था। ठीक है, 1827 के अंदर सबसे पहले इसको दिया गया था। इसका स्टेटमेंट वगैरह जो है ये सारी चीज़ें 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने इस लॉ को आपकी क्या किया था, डिस्कवर करा था। और इस लॉ का सबसे पहले अपन इस लॉ का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट की बात करते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ, सबसे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हो बिटवीन टू पॉइंट्स a conductor is directly proportional to the electric current passing through it, the electric current flowing through it, जो भी है। ठीक है, जैसा आपको समझ में आए, पासिंग थ्रू इट या फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके किसी भी कंडक्टर में या उस कंडक्टर के दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर में जितना करंट फ्लो करता है उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है, इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन अपन यहाँ से हटाते हैं तो V इक्वल टू बन जाता है आर आई, और यहीं से आपके इस प्रोपोर्शनलिटी साइन आर की जो वैल्यू बनेगी उसका जो फॉर्मूला बनेगा आर इक्वल टू वी होगा। इसकी बात अपन अभी करेंगे, आर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है V इक्वल टू आर आई, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ का। हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा मोर करंट, ठीक है, फ्लो करेगा उस कंडक्टर में। करंट भी आपके उसके साथ में क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो V को इंक्रीज करने पर I इंक्रीज होता है। ये हमारा इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो कहता है। ठीक है, ये जो R लिखा हुआ है, इस R का मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको कहेंगे अपन रेजिस्टेंस। R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये याद रखना। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस जो है वो आपकी अपोजिशन ऑफर करता है। इट इज डिफाइंड एज, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं अपोजिशन offered to the flow of electric current, मतलब करंट को फ्लो होने से रोकने का काम करता है आपके रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? ऑब्स्टेकल यहाँ पर आपके प्रोड्यूस करता है करंट के। आप ये कह सकते हो कि करंट को जो रोकता है, ठीक है, या करंट को ये कह सकते हैं कि अपोजिशन ऑफर कर देता है उसके फ्लो में, उसके फ्लो को कम कर देता है। ठीक है, तो ये जो आपके रेजिस्टेंस है इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिशन ऑफर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट को फ्लो होने से रोकने का काम करता है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब आप हाई रेजिस्टेंस यूज करते हो, उस टाइम आपके करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम आपके मिनिमम करंट जो है, कम से कम करंट जो है वो उस कंडक्टर से फ्लो करेगा। और अगर हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, ठीक है, तो उस टाइम हमारा करंट जो है वो इजीली क्या होगा, फ्लो करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि डिक्रीज इंक्रीज, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ, सुनना है एक बार, अगर आप रेजिस्टेंस को क्या करते हो, हाई रेजिस्टेंस अगर आप यूज करते हो सर्किट के अंदर या कंडक्टर में,
तो उस टाइम आपके करंट का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लो रेजिस्टेंस को यूज करेंगे तो हमारे करंट का जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, इजीली करंट जो है वो आपका फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का काम इतना ही है, अपोजिशन अफोर्ड करना। यही चीज आपने लॉ ऑफ मोशन के अंदर, फ्रिक्शन के अंदर पढ़ी होगी। फ्रिक्शन का काम भी कुछ इस तरह का ही रहता है, ठीक है। मोशन को धीमा करना फ्रिक्शन का काम है, करंट को धीमा करना रेजिस्टेंस का काम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है आपके। अब इसके अंदर दो और फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, उसकी बात मैं कर लेता हूं, फिर अपन वापस ओम्स लॉ में आएंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक आई को पढ़ा है, आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इसको आई से डिनोट करते हैं। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, करंट का ऐसा यूनिट होगा आपके एम्पियर। अगर आपको पूछा जाए 1 एम्पियर करंट किसके इक्वल होता है, तो 1 एम्पियर करंट जो है वो आपके 1 कूलम चार्ज डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड टाइम, इन दोनों के रेशो के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद ये जो करंट है, करंट हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। करंट कैसा है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। पहले ये टेंसर में था, अब इसको स्केलर में ले लिया है, तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है हमारा करंट। अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन हम सर्किट के अंदर जब बात करते हैं करंट की, इसको थोड़ी देर के लिए अपन हटा देते हैं ताकि हम करंट को इजीली लिख सकें। करंट जो होता है, इसकी सर्किट में कोई डायरेक्शन आपको पहले कहीं पढ़ाई होगी, जैसे 12th क्लास के बच्चे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं करंट की डायरेक्शन के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो सर्किट के अंदर अगर अपन देखें तो किसी भी सर्किट में इस करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ठीक है, या फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। तो सर्किट के अंदर इसका डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ठीक है। लेकिन ये आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये जो करंट फ्लो करता है, करंट हमेशा, करंट ऑलवेज फ्लोइंग अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट जो है वो फ्लो करता है। तो करंट ऑलवेज फ्लोइंग अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में आपके करंट जो है फ्लो करता है। जैसे कि अपन एक कंडक्टर ले लें, एक वायर ले लिया, इस वायर में अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीजें हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दी। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या होता है, इसकी डायरेक्शन सर्किट के अंदर क्या होती है, और करंट किसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके एक और फिजिकल क्वांटिटी ओम्स लॉ के अंदर आई, जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा ओम्स लॉ था, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू RI। इसको अपन थोड़ा सा साइड में लिख दें ताकि आपको पता लगेगा। और यहीं से हमने R की वैल्यू निकाली थी, R इक्वल टू V ओपन I हमारे पास आया। रेजिस्टेंस की हमने थोड़ी बात कर ली, आगे और बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, यूनिट वगैरह जो भी है उसकी, ठीक है। एक और यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी आई हमारे V, इस V को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W बाय Q, ठीक है। W का मतलब हो गया वर्क डन और Q का मतलब हो जाएगा चार्ज, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एक और डेफिनेशन होता है कि ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस बनता है। किसी भी कंडक्टर में
ठीक है, किसी भी कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बिटवीन, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, तो हम ये कहेंगे कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2, जिस तरफ आपका चार्ज जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका फ्लो कर रहा है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उस हिसाब से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ये भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे भी आपके डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहता है, ये भी आपके स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में दो पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, उसी को अपन क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। और इसकी जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, SI यूनिट होती है वो लिखी जाती है वोल्ट, वोल्ट को V से भी लिखा जाता है। ठीक है, और अगर फॉर्मूले के हिसाब से जाओ तो इसका एक और यूनिट यहाँ पर बनता है जूल पर कूलम। वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का एक और यूनिट बनेगा जूल पर कूलम, और यही 1 वोल्ट वैल्यू जो है वो 1 जूल पर 1 कूलम के इक्वल होती है। 1 जूल पर 1 कूलम का मतलब क्या होता है, 1 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर या बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर, जो भी अपन ने ले रखे हैं, ए बी लिए हैं, या जो भी हम कंडक्टर के अंदर देखेंगे कि किन दो पॉइंट्स के बिटवीन हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वो उस टाइम अगर ये 1 जूल वर्क हो रहा है उस 1 कूलम चार्ज पे, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब आते हैं हम वापस ओम्स लॉ के अंदर। ठीक है, वहां पर अपन रेजिस्टेंस की बात करेंगे फिर से। तो ओम्स लॉ की बात करें अपन, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू R है। अब मैं सबसे पहले इसका सर्किट जो डायग्राम होता है उसकी बात कर लेता हूँ। ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम क्या बनता है, ये 12th क्लास के प्रैक्टिकल के अंदर है, और 12th क्लास थ्योरी के अंदर भी इसको दे रखा है। 10th क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। सर्किट डायग्राम के अंदर जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, एक तो आपके यूज होता है बैटरी, एक इसके अंदर यूज होता है स्विच जिसको अपन की कहते हैं, एक इसके अंदर यूज होता है रियोस्टेट, एक आपकी यूज होता है एमीटर, उसके बाद एक होता है रेजिस्टेंस, और एक आपके पैरेलल में यूज होता है वोल्टमीटर। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये हो जाएगा रियोस्टेट, ये हो जाएगा आपका की, इसको हम कहेंगे बैटरी या सेल, और ये जो लंबा टर्मिनल आपको दिख रहा है, जो बड़ा टर्मिनल है उसको अपन पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा अमीटर, ये हो जाएगा वोल्टमीटर। अमीटर को सीरीज में आप कनेक्ट करते हो, याद रखना, अमीटर जो है वो सीरीज में लगता है, और वोल्टमीटर जो है वो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज होता है सर्किट के अंदर, ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है। और ये हो जाएगा रजिस्टर। जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब इसी आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है, और इसी आर को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये हो गया रियोस्टेट जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोला गया है। ये की हमारा स्विच है। ठीक है, इसको अगर इसके अंदर डॉट है, डॉट का मतलब स्विच ऑन है, डॉट को अगर आप हटाते हो तो स्विच ऑफ हो जाता है। ये बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, करंट जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करेगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता हुआ चलेगा। ठीक है, अमीटर सीरीज में होगा। सीरीज में इसलिए इसको कनेक्ट करते हैं क्योंकि ये पूरे सर्किट के करंट को एक साथ मेजर कर सकता है सीरीज के अंदर। और वोल्टमीटर जो होता है वो आपके पैरेलल में, ताकि वो पैरेलल में आपके लगाने से, पैरेलल में इसको कनेक्ट करने से ये आपके पूरे सर्किट के पोटेंशियल को क्या करे, मेजर कर सके। ठीक है, तो अमीटर और वोल्टमीटर। अमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करता है, और वोल्टमीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम रहता है ओम्स लॉ का। इसके बाद इसके अंदर एक ग्राफ भी है। ग्राफ की बात अपन अलग से करेंगे, तो ये सारी चीजें अपन हटा देते हैं। अब आते हैं अपन ओम्स लॉ के अंदर वापस। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V इक्वल टू आर आई हमारे पास फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब यहां पर एक ग्राफ है V वर्सेस I। ठीक है, V वर्सेस I ग्राफ। ठीक है, V और I के बिटवीन क्या ग्राफ बनता है, जब आपकी दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो मैक्सिमम टाइम आपके जो ग्राफ बनता है, ठीक है, वो कैसा बनता है,
स्ट्रेट लाइन बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके वोल्ट में और ये हो जाएगा आपके एम्पियर। अभी अपन इसकी स्लोप की भी बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक ग्राफ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे V वर्सेस I ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसी ग्राफ की स्लोप अगर आपको निकालनी है तो स्लोप निकालने के लिए हम सबसे पहले एक ग्राफ ले लेते हैं। ये हमारा कोई एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, और ये जो कर्व है वो विद एक्स एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब मेरे को इस ग्राफ की स्लोप निकालनी है तो सबसे पहले एक चीज ये याद रखनी है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट कर्व या स्ट्रेट लाइन लिख दिया, ऑलवेज कांस्टेंट। आपके जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है उसकी स्लोप कभी भी चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है किसी भी पॉइंट पे। मतलब ये कि ये अगर एक्स एक्सिस के साथ में विद एक्स एक्सिस अगर ये ग्राफ जो है वो आपका थीटा एंगल बना रहा है तो वो किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो इस एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, किसी भी पॉइंट पे इस एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसलिए अपन ये कहते हैं एंगल चेंज नहीं होने पर इसकी स्लोप जो होती है वो फिक्स हो जाती है, मतलब कांस्टेंट हो जाती है, सेम हो जाती है पूरे ग्राफ के लिए। ठीक है, तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। अब अपन इस ग्राफ की स्लोप फाइंड करते हैं, पहले इस ग्राफ की निकालेंगे ताकि आपको इस ग्राफ का मिल जाएगा। तो इस ग्राफ की स्लोप फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है m और m का मतलब होता है tan थीटा। हमेशा आप स्लोप की वैल्यू निकाल रहे हो मतलब आप किसकी वैल्यू फाइंड करते हो, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करते हो। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब ये तो एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ की अगर स्लोप फाइंड करनी है तो आपको कोई ना कोई दो पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट ये लिया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने लिख दिया P और इस पॉइंट को लिख दिया Q। पॉइंट P के मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए x1 y1 और Q के मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा जाता है, दोनों पॉइंट को टच करते हुए जाना चाहिए, क्रॉस करते हुए नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है जब भी स्लोप फाइंड करो। ठीक है, तो तब आपको यहाँ पर एक स्लोप लेनी होती है, सॉरी एक टेंजेंट लेना होता है, और ये टेंजेंट जो होता है वो आपके इस दोनों पॉइंट को P और Q पॉइंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, इनको टच करते हुए जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम टेंजेंट लेंगे, उसके बाद एक राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। एक ये डॉटेड लाइन में मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, ऐसे ट्राइंगल को थोड़ा सा अपन अलग करके देख लेते हैं। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ठीक है, ये एंगल हमारा राइट एंगल हो जाएगा और ये एंगल हमारा थीटा होगा, ये वही एंगल है थीटा, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा। अब यहाँ से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1। और हमारे पास जो बेस होगा उस बेस की वैल्यू क्या आएगी, बेस की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से इस ट्राइंगल की जो स्लोप बनेगी या इस ग्राफ की जो स्लोप बनेगी वो स्लोप कितनी आएगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और इसी को हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक है, तो ये इस ग्राफ की स्लोप है। अगर सिमिलरली हमको इस ग्राफ की अगर स्लोप फाइंड करनी है, ये एंगल अगर हमारा थीटा है और y एक्सिस पे हमारे पास v की वैल्यू है और x एक्सिस पे हमारा करंट है, तो इस ग्राफ की स्लोप क्या आएगी, इस ग्राफ की स्लोप हो जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय i2 माइनस i1। और इसी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा i। ठीक है, तो v वर्सेस i ग्राफ की जो स्लोप होगी वो कितनी आएगी, डेल्टा v ओपन डेल्टा i, और v ओपन i किसको डिनोट करता है, r। यहां से अगर आप देखो ओम्स लॉ के अंदर था r की वैल्यू क्या आती है, v ओपन i। यही हमारा फॉर्मूला था जो स्टेटमेंट के साथ में बना था, और यही हमारे पास स्लोप के साथ में आया है, tan थीटा इज इक्वल टू या m इक्वल टू डेल्टा v ओपन डेल्टा i। और ये हमको किसको डिनोट करके दे रहा है, ये हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिनोट करता है। तो अपन एक सीधे तौर पे एक चीज इसके अंदर कह सकते हैं कि v वर्सेस i ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ v वर्सेस i ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारी चीज मैंने स्लोप को समझाने के लिए यहाँ पे लिखी है।
लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे V वर्सेस I ग्राफ की जो स्लोप होगी वो किसको डिनोट करेगी, रेजिस्टेंस को डिनोट करेगी। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे रेजिस्टेंस की कर लेता हूँ। डेफिनेशन की बात मैंने वहाँ पे कर ली थी, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है उसकी बात कर लेता हूँ। ये किस पे डिपेंड करता है वो भी आपको बता दिया जाता है अभी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है इसका एक फॉर्मूला तो निकल के आया है, R इज इक्वल टू V अपना। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट की बात करें, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। ये इसका सिंबल है ओम का। ठीक है, अगर फॉर्मूले के हिसाब से चले तो फॉर्मूले के हिसाब से इसकी एक और यूनिट बनती है, V की यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होता है, करंट एम्पियर में होता है। तो हमारे पास एक यूनिट इसकी बनेगी वोल्ट पर एम्पियर, और हम ये कह सकते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर करंट के इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर किसी कंडक्टर या किसी कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, वहां पे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, उस रेजिस्टेंस वायर की 1 ओम होगी। तो 1 ओम इक्वल टू होता है 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। क्लियर, और ये भी आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड इसके पास रहता है। डेफिनेशन मैंने बता दी, अपोजिशन ऑफर्ड, एक बार और लिख देते हैं, अपोजिशन offered to the flow of electric current, flow of electric current, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो है वो आपकी दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है लेंथ पे, ये भी अपन लिख देते हैं, इसको भी डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस क्या क्या है इसको भी अपन लिख देते हैं। और फिर हमारा ये टॉपिक जो है वो रेजिस्टिविटी के साथ में कंप्लीट हो जाएगा, ओम्स लॉ। तो अपन लिखते हैं पहले डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टर रेजिस्टेंस जो भी है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपके दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर इसका क्या है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो आपके कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास लेंथ अगर इंक्रीज करते हो तो आपका रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का क्या होता जाएगा, इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर की लेंथ आपके पास 2 मीटर है और दूसरे कंडक्टर की जो लेंथ है वो आपके 4 मीटर है। तो जो 4 मीटर का लेंथ वाला कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा एज कंपेयर टू 2 मीटर। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। क्यों लो होगा, क्योंकि इसकी लेंथ कम है इसलिए रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसकी लेंथ ज्यादा है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो ये कंपेरिजन है। ठीक है, दूसरा फैक्टर है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उल्टा चलना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा चलना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास दो कंडक्टर है, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसा दे रखा है। क्रॉस सेक्शन का मतलब बच्चों ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, और दूसरा कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस टाइप से दे रखा है आपको। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया किसका ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो आपकी क्या है, कम है, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई। ठीक है, जब जब रेजिस्टेंस हाई होता है करंट जो फ्लो करता है वो कम हो जाता है। ठीक है, करंट की जो फ्लो होने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लो हो जाएगा ड्यू टू क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, इंक्रीज करने पर। यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज किया, कम हो गया। ठीक है, तो ये आपकी डिपेंडेंसी है। यहीं पर एक चीज बता देता हूँ, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को मिक्स कर दूं बाय 1 and 2, अगर इन दोनों को मिक्स करें तो आपके पास एक रिलेशन बनेगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, ये रिलेशन बनेगा। अब यहाँ पे अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप रिमूव करते हो तो आपके सामने एक कांस्टेंट लगेगा ρL/A। ठीक है, रो एक कांस्टेंट लगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी रो को क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। इसी रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी।
और रेजिस्टिविटी का एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसी को कहा जाता है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कोई अलग से नहीं, यहीं से आपके निकलेगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रो इक्वल टू आर ए ओपन एल। ठीक है, रो इक्वल टू आर ए ओपन एल। इसकी एसआई यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी आपके, ओम इंटू मीटर। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये भी आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन की बात करें तो पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, लेंथ डिवाइड में तो पर यूनिट लगा दो उसके आगे, तो पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, या द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, जैसे भी आपको सही लगे, रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। तो रेजिस्टिविटी ये किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी आपके मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर किसका बना है उस पे ये डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, सेम मटेरियल का अगर अलग अलग दो कंडक्टर लोगे और वहां पे रेजिस्टिविटी का रेशियो अगर आपको पूछा जाता है, चाहे लेंथ कुछ भी हो, चाहे क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो, उनका रेशियो हमेशा 1:1 रहता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसका भी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। रेजिस्टिविटी के अंदर भी आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे मैंने ये कह दिया कि मेरे पास दो अलग अलग कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर की लेंथ 4 मीटर है और दूसरा कंडक्टर जो है उसकी लेंथ आपको दे रखी है 8 मीटर है। ठीक है, अब इसने ये कहा कि ये कंडक्टर भी कॉपर का बना और ये कंडक्टर भी कॉपर का बना है, दोनों कॉपर के बने, लेंथ दोनों की अलग है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये पूछा जाए कि यहाँ पे ρ1 डिवाइडेड बाय ρ2, मतलब यहाँ दोनों की रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा। तो दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, तो सेम मटेरियल के होने पर इनका रेशियो जो होगा वो 1:1 होगा, चाहे लेंथ कुछ भी हो, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो। ठीक है, आपके रेशियो जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मटेरियल चेंज होता है तब आपको कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करोगे वो भी बता देता हूँ। जैसे कि रो इज इक्वल टू आर ए ओपन एल, ये फॉर्मूला। अगर मटेरियल चेंज है, डिफरेंट मटेरियल के आपके कंडक्टर है, तब आपको ρ1 बाय ρ2 कैसे यूज करना है। ρ1 बाय ρ2 ये हो सकता है, r1 बाय r2 हो सकता है। ठीक है, या फिर ये a1 बाय a2, जैसा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है उस हिसाब से आप यूज करोगे, l2 बाय l1। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्मूले इसके बन सकते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन है तो ऐसे लगा लो आप, ρ1 बाय ρ2 इज इक्वल टू r1 बाय r2। क्रॉस सेक्शन गिवन है तो ρ1 बाय ρ2 इज इक्वल टू a1 बाय a2। लेंथ गिवन है तो ρ1 बाय ρ2 इज इक्वल टू l2 बाय l1। तो ये आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल पे। ठीक है, और ये आपके सिमिलर मटेरियल पे आपको मिलेगा ρ1 बाय ρ2 इज इक्वल टू 1:1। तो सेम मटेरियल होगा तो आपके रेजिस्टिविटी रेशियो 1:1 होगा। अब अपन एक छोटी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। रेजिस्टिविटी जो हमने पढ़ ली, रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया, तो एक चीज इसके अंदर ये याद रखनी है, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और एक दूसरा इसमें याद रखना है रेसिप्रोकल, ये डेफिनेशन है एक तरह से, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है आपका कंडक्टिविटी। ठीक है, जिसको सिग्मा से लिखा जाता है, इसको एक्स से लिखते हैं, कहीं पे ये जी से भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल वैल्यू जो होता है उसको कहते हैं कंडक्टिविटी। इसका अगर ऐसा यूनिट आपको पूछ ले, इसका ऐसा यूनिट अगर आपको पूछे तो इसका ऐसा यूनिट होगा ओम इनवर्स। ठीक है, ओम का उल्टा महो इसको बोल सकते हो। और कंडक्टिविटी का अगर ऐसा यूनिट आपको पूछे, कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर होल इनवर्स। ठीक है, ये इसका ऐसा यूनिट है। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। कंडक्टिविटी भी अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग रहता है, जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अपन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि 10th क्लास के अंदर जितना दे रखा है उसी की अपन बात करेंगे अभी।
ट्वेल्थ वालों के लिए ये इसलिए है क्योंकि ट्वेल्थ में भी इसके स्टेटमेंट वगैरह और प्रैक्टिकल में ये सारी चीज़ें दे रखी है, इसलिए आपको भी ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट चीज इसके अंदर अपन एक और बात कर लेते हैं कि ओम्स लॉ जो है वो कहाँ पर आपके यूज हो सकता है। ठीक है, पहला इसके अंदर ये याद रखना है, ओम्स लॉ वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर। ठीक है, ओमिक कंडक्टर का मतलब दोज मटेरियल्स या दोज कंडक्टर्स विच ओबे टू ओम्स लॉ इज नोन एज ओमिक कंडक्टर। ठीक है, ओमिक कंडक्टर में कौन कौन से आ सकते हैं, तो ओमिक कंडक्टर की एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल जैसे कॉपर ले लिया, एजी ले लिया। ठीक है, ये सारे एग्जांपल जो है, मरकरी है, ये सारे जो एग्जांपल है वो अपन इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ओमिक कंडक्टर मतलब ये वैलिड होता है लीनियर एलिमेंट्स के लिए, ये लो जो है वो आपका वैलिड है, जहां पर इस लो का अपन यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये आपके नॉन लीनियर एलिमेंट्स पे, ये नॉन लीनियर एलिमेंट्स पे ये कभी भी यूज नहीं होता है। तो इट डू नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट्स, याद रखना, इट डू नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट्स। नॉन लीनियर एलिमेंट्स मतलब इनको नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, और नॉन ओमिक कंडक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो डायोड, ठीक है, एक हो सकता है आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है, वैक्यूम डायोड, उसके बाद सेमीकंडक्टर डायोड, ये सारे जो है वो आपके नॉन ओमिक कंडक्टर है। नॉन ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या होता है, दोज कंडक्टर विच डू नॉट ओबे टू ओम्स लॉ इज नोन एज नॉन ओमिक कंडक्टर। एग्जांपल ये हो गए। नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए आपका ओम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं है, लीनियर एलिमेंट्स के लिए आपका ओम्स लॉ जो है वो वैलिड है, मतलब ओमिक कंडक्टर के लिए ये वैलिड होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता है। तो ये सारी जानकारी जो है वो ओम्स लॉ के अंदर दी गई है, और हमने पूरी जितनी भी जानकारी थी ओम्स लॉ से रिलेटेड वो सारी चीज़ हमने आपको बताई है। आगे अपन मिलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि आपके 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।